हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। तो दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों में माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और मैं कह सकता हूँ सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कंज्यूमर थ्योरी। तो हम उसे ही आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ मेन टॉपिक्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइक बजट लाइन, बजट सेट एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अच्छी क्लास लेकर गहरी सांस। तो आओ भाई और बहनों और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है बजट सेट एंड बजट लाइन। तो हम बजट कंज्यूमर थ्योरी क्या है, कंज्यूमर थ्योरी बजट सेट और बजट लाइन के आसपास घूमती है। तो इसमें देखो, सबसे पहला है अ बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग। यानी कि बजट सेट क्या है, बजट सेट वो सेट है जिसमें कंज्यूमर अलग अलग बंडल्स को कंज्यूम करता है। बंडल्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बंडल्स वो होते हैं जिसमें दो गुड्स की कंजम्पशन हमें गिवन होती है, लाइक गुड्स मैंगोज एंड ऑरेंज। तो मैंगोज एंड ऑरेंज की गुड्स हमें गिवन होगी और जो बंडल वो कंज्यूम कर सकता है। अब वो बंडल कैसे कंज्यूम करता है, उसकी इनकम से रिलेटेड, उनके प्राइस से रिलेटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बजट सेट क्या होता है, वो बंडल्स का कंजम्पशन जो कि एक कंज्यूमर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं इसे आपका P1 X1। P1 यहाँ पर X1 का जो प्राइस है, जो गुड X1 है उसका प्राइस है। P2 यहाँ पर X2 का प्राइस है और M जो है वो इनकम है। M जो है वो इनकम है। तो याद रखना, P1 जो है X1 का प्राइस है, P2 जो है X2 का प्राइस है। ये दोनों गुड्स है और ये क्या है, हमारी इनकम। अब इन बंडल्स को जो लाइन रिप्रेजेंट करती है उसे हम कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन में देखो ये इस तरह की होती है, इसके ये इनको कहते हैं इंटरसेप्ट। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये आएगी और ये भी आएगा, ये x1 की वैल्यू आएगी, ये x2 की वैल्यू आएगी। तो इससे क्या होगा, ये इंटरसेप्ट कहते हैं। जब जब x एक्सिस को टच करता है तो m बाय p1 और जब y एक्सिस को टच करता है तो m बाय p2। तो इन्हें कहते हैं इंटरसेप्ट। और ये जो लाइन होती है बजट लाइन होती है। इसके अंदर जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है और इसके बाहर वो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी इनकम इतनी है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप क्या होता है। स्लोप देखो, ये स्लोप हिंदी में कहते हैं, हम ढलान कहते हैं स्लोप को, पर इंग्लिश में पढ़ रहे हो आप तो स्लोप कहेंगे और स्लोप एक बेटर प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन x2 जो दिख रहा है आपको, चेंज इन x2 और यहाँ पर चेंज इन x1। तो इनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम बजट लाइन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन मैंगोज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन बनानास। यानी कि क्या करता है, मैंने जैसे बताया था चेंज इन x2 और चेंज इन x1। तो जैसे जैसे क्या बोल रहा है कि मैंगोज में चेंज होगा बनानास के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उस चेंज को हम स्लोप की तरह मेजर करेंगे। अब वो मेजर कैसे करते हैं, मैंने आपके लिए डेरिवेशन कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन है जो हमारी सिंपल बजट लाइन होती है। सिंपल बजट लाइन जो हमने यहाँ पढ़ी थी वो हमने इक्वल्स टू में करी है, इनइक्वालिटी हटा दी है, इक्वालिटी लगा दी है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर हम सबसे पहली इक्वेशन हम लगा रहे हैं P1 X1 P2 X2 एंड M। अब ये वाली जो इक्वेशन में वन ले ली। अब सेकंड क्या है, जो चेंज वाली इक्वेशन है। अब जो हमारे कंजम्पशन में चेंज आया है, तो चेंज आया है डेल्टा x1, इसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड उतार ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो देखिए ये बचा। 2 में से 1 को अगर माइनस करोगे तो करके देखना, आप मुझे पॉज कर दो, 2 मिनट करके देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपने कर लिया होगा तो देख लेते हैं कि क्या है इसमें। P1 डेल्टा x1
P2 डेल्टा X2 इज इक्वल टू 0, ये निकल के आया हमारे पास। और इसमें हमने फिर ये साइड उधर ले गए और इसको बना दिया, तो ये हमारा है स्लोप ऑफ ए बजट लाइन। तो बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस P1 अपॉन P2। तो ये आपको याद रखना, ये आपको कहीं जगह यूज में आ सकता है, आगे भी आने वाले चैप्टर्स में भी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी जो है चेंजेस इन बजट सेट, इसी कंटेक्स्ट में हमारा टॉपिक है चेंज इन बजट सेट। अब बजट सेट जो होता है, ये जो हमारी बजट लाइंस होती हैं, ये चेंज कैसे होती हैं, ठीक है। ये जो हमारी बजट लाइन होती हैं, ये रोटेट होती हैं, ये शिफ्ट होती हैं। अब ये कैसे रोटेट और शिफ्ट होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक ही केस लिख कर रखा है, हम आगे पढ़ेंगे सेकंड केस। तो बजट लाइन में चेंज, बजट सेट में चेंज कैसे होता है, चेंजेस इन बजट सेट अकर्स इफ आइदर इनकम और प्राइजेस चेंजेस, ठीक है, या तो प्राइजेस चेंज हो या फिर इनकम चेंज हो, उसकी वजह से क्या होता है, बजट सेट में चेंज आता है। तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि इनकम, क्या कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ठीक है। अब आपको कहीं से 100 रुपए मिल रहा है, अचानक 200 रुपए बढ़ गए, 100 रुपए बढ़ गए हो तो 200 रुपए मिलने लग गए आपको, तो उससे क्या है, इनकम चेंज हुई आपकी। तो ये देखिए मैंने इनकम चेंज को, नई इनकम को हमने एम डैश से डिनोट किया है, एम डैश से डिनोट किया है। तो इसके सामने हम लिख देते हैं न्यू इनकम, न्यू इनकम हमने लिख दी है। अब इसको अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसकी मदद से हम देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे चेंजेस आते हैं। अब सपोज करिए कि आपकी जो चेंज इन इनकम है, मैंने चेंज कहा, मैंने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कहा क्योंकि दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। चेंज वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। सबसे पहला चेंज हम देखेंगे कि जब न्यू इनकम पुरानी वाली इनकम से कम है, यानी कि क्या हुआ, आपकी इनकम जो है कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देखिए सबसे पहली बजट लाइन थी आपकी ये, जिसमें इंटरसेप्ट ये था और ये था, ठीक है। जब आपकी इनकम कम हुई, जब आपकी इनकम कम हुई तो बजट लाइन बन गई ये, ठीक है। ये शिफ्ट हुई, ये क्या हुई, शिफ्ट हुई यहां से यहां। तो मैंने एरो बना के दिखाया हुआ है कि कहां से कहां शिफ्ट हुई है। अब ये शिफ्ट क्यों होती है, इनकम के चेंज होने पर ये शिफ्ट क्यों होती है, ये शिफ्ट इसीलिए होती है क्योंकि जो कंज्यूमर है वो इस चेंज का इफेक्ट दोनों ही गुड्स में डालेगा। उसका जो बजट का सेट है वो कम होगा, और ये जो चेंज, ये जो इनकम कम हुई है उसका इफेक्ट तुम्हें दोनों गुड्स में दिखेगा, तभी इसे हम शिफ्ट कहते हैं, तभी इसे शिफ्ट कहते हैं या हो रही है ये। नेक्स्ट है कि हमारी जो न्यू इनकम है, हमारी जो न्यू इनकम है वो बड़ी है पुरानी वाली इनकम से, यानी कि आपकी इनकम बड़ी है, आपका प्रमोशन हो गया है। तो चलिए इसमें क्या है कि ये जो बजट लाइन है पुरानी वाली, ये अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ निकल गई है नई वाली बजट लाइन। तो ये शिफ्ट हुई है आउटवर्ड, कहां हुई है शिफ्ट, आउटवर्ड। ये वाली इनवर्ड शिफ्ट हुई थी, आगे वाली कहां हुई है, आउटवर्ड शिफ्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था कि जब इनकम में चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे कि अगर प्राइस में चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने दोनों प्राइस को चेंज नहीं किया, हम सिंपल लेकर चलेंगे। हम एक ही प्राइस को चेंज कर रहे हैं और दूसरे प्राइस को और इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर P1 को चेंज किया है, जो कि अब बन गया है P1 डैश। तो ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी बजट लाइन की जो सिंपल इक्वेशन होती है वो लिखी, P1 डैश x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू m। तो इसमें क्या है, देखिए x2 को अगर हम x2 को यहाँ रख के बाकी सब इधर लेकर गए तो ये इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पर हमारा जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन हो गया वो P1 डैश अपॉन में P2 बन गया है। अब देखो अगर प्राइस कम हुआ, अगर जो चेंज इन प्राइस है, जो प्राइस नया प्राइस है, इसे हम न्यू प्राइस लिख देते हैं। अगर ये न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस से ज्यादा है
तो जाहिर सी बात है हमारी जो कंजम्पशन है या फिर जो हमारी क्वांटिटी है डिमांड वाली वो डिक्रीज होगी, तो ये इधर रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। क्यों रोटेट हो रहा है? देखो P2 चेंज नहीं हो रहा है, P2 चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ये सेम रहेगा। बाकी जो P1 चेंज हो रहा है, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा है P1, तो यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा क्वांटिटी के मामले में। अब अगर चेंज इन P1, जो हमारा न्यू प्राइस है P1 डैश, वो कम है P1 से, यानी कि प्राइस है वो अब कम हुआ है, पहले प्राइस ज्यादा था अब प्राइस कम हुआ है, तो क्या होगा कि जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी इस लाइन से इस लाइन तक। ये मैंने एरो बनाया है यहां से यहां तक वो शिफ्ट करेगी। अब सॉरी शिफ्ट करो, रोटेट करेगी। इसे क्या कहते हैं? रोटेट कहते हैं, रोटेशन। क्या कहते हैं इसे? रोटेशन। और शिफ्ट कब होती है? जब इनकम में चेंज होता है। तो रोटेशन होती है जब प्राइस में चेंज होता है, और शिफ्ट होती है जब इनकम में चेंज होता है। एक और बार बोलते हैं, रोटेशन तब होती है जब प्राइस में चेंज होता है, और शिफ्ट तब होती है जब किस में चेंज होता है? इनकम में। ठीक है, तो अब हम हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ते हैं आईसी कर्व वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी ये होती है जब MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। इसमें MRS मैंने हमने पढ़ाया था कि रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अदर, उस रेट वो रेट जिस पर कंज्यूमर तैयार हो जाता है एक गुड को सब्सटीट्यूट करने के लिए दूसरे के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? MRS। अब जब MRS P1 बाई P2 के इक्वल होगा तो वो इस पॉइंट पर आएगा। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट E जो है वो लगा रखा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आईसी, ये जो बजट लाइन है हमारी, और ये आईसी है, जब ये बजट लाइन के टेंजेंट होगी, आईसी क्या होगी? टेंजेंट होगी बजट लाइन के, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो हमारा होगा पॉइंट ई। अब देखो सपोज करो कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये एमआरएस हमारा 2 है, एमआरएस इस वक्त हमारा 2 है, हम सपोज कर रहे हैं एमआरएस हमारा 2 है। अब एमआरएस 2 है, पर जो प्राइस है, दोनों गुड्स के प्राइस जो हैं वो 1 रुपीज है। ठीक है, अगर तुम एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो, हम सिर्फ एमआरएस की बात कर रहे हैं अभी, तो अगर तुम एक गुड को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो दूसरे गुड के लिए, सपोज करो तुम पिज्जा को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो पेप्सी के लिए, तो क्या करोगे? जो तुम एक पिज्जा मतलब 2 पिज्जा छोड़ोगे तब तुम्हें एक पेप्सी की बोतल मिलेगी, तो ये क्या है? ये तुम्हारा एमआरएस है। अब तुम वही मार्केट में जाओगे तो तुम्हें एक ही पिज्जा छोड़ना पड़ेगा दूसरे पेप्सी की बोतल खरीदने के लिए। पहले तुम्हें क्या करना पड़ा था? 2 पिज्जा छोड़ने पड़े थे एक पेप्सी की बोतल के लिए, पर अब तुम्हें जब तुम मार्केट में जाके देख रहे हो तो तुम्हें एक ही पिज्जा छोड़ना पड़ रहा है एक पेप्सी की बोतल के लिए। तो तुम्हारा क्या है? तुम ऑटोमेटिकली यहां पर शिफ्ट करोगे, इस पॉइंट पर शिफ्ट करोगे, मतलब नीचे आओगे। वैसे ही अगर दूसरे केस में देखें कि एमआरएस कम है और स्लोप ऑफ बजट लाइन ज्यादा है, तो तुम ऊपर की तरफ जाओगे। तुम जहां पर भी हो आईसी में, तुम जहां पर भी हो, तुम्हें आना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, एमआरएस इज इक्वल टू P1 बाय P2। और ये भी हमने समझ लिया है कि कब अगर हम इस पॉइंट पर होंगे, इस पॉइंट पर क्या है? एमआरएस जो है बड़ा है P1 बाय P2 से, और इस पॉइंट पर क्या है? एमआरएस छोटा है P1 बाय P2। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये है और इस पॉइंट पर ये है, तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड पर। ठीक है, इससे पहले भी हम डिमांड कर चुके हैं इन अ ब्रीफ, पर अब हम थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइसेस एंड गुड्स एंड कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड डिमांड। तो वो कमोडिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है वो उसे खरीद पाए। ठीक है, विलिंग उसको खरीदना चाहता है, उसे क्या क्या गिवन होना चाहिए? प्राइस, इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये गिवन होने चाहिए। और अगर इनके गिवन होने के बाद वो कंज्यूमर वो कमोडिटी खरीदना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, जिसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? क्या कहता है लॉ?
लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। क्या है कि अदर थिंग कांस्टेंट, अब अदर थिंग कांस्टेंट कौन सी हो गई, सम प्राइस ऑफ द गुड्स तो हमारे इंक्लूड है, अदर थिंग्स हो गए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशंस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट, ये जो सब इफेक्ट होते हैं ये सब कांस्टेंट रखेंगे और डिमांड फॉर कमोडिटी और प्राइस में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। यानी कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस कम हुआ होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये होता है नेगेटिव रिलेशन, जिसे हम इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक, डेराइविंग अ डिमांड कर्व फ्रॉम आईसी एंड बजट लाइन। अब हम आईसी और बजट लाइन से कैसे हम अपना डिमांड कर्व डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये डेरिवेशन पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले प्राइस लिया है P1 डैश, ठीक है, फिर हमारा प्राइस है P1 बार और फिर हमारा प्राइस है P1 कैप, ठीक है। तो ये इन प्राइसेस से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारी बजट लाइन है AB बजट लाइन है, जिसपे हमारा पॉइंट है C। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा है, C। मैंने यहाँ पे आपको बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट तब होता है जब बजट लाइन पर आईसी का टेंजेंट होती है। यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है बजट लाइन पर, AB पर, पॉइंट C पर ये टेंजेंट है। तो इसमें क्या है, कंजम्पशन X1। ये पॉइंट हमने कहाँ लगा दिया, ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा रफ है ये, तो आप इसको ढंग से बनाना, ढंग से बनाओगे तो ये अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट C पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, इसको C नाम दे देते हैं। फिर ऐसे ही हमने एक और बजट लाइन खींची, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइस, ये जो प्राइस है ये चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हम इसे कहते हैं, और हम इसे कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। ये प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, P1 जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये हमारी एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, हमारी एजम्पशन है कि P1 जो है वो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले जब P1 डैश प्राइस था तो इतना हमारी X1 डैश डिमांड है। फिर उसके बाद जब प्राइस गिरा P1 बार पर, तो हमारी क्वांटिटी जो है बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, और पॉइंट हम पहुंच गए पॉइंट डी पर। न्यू बजट लाइन हमारी हो गई। और ये देखो मैंने क्या बताया था कि रोटेट करती है, ये यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो इसलिए ये रोटेट कर रही है, तो इसलिए हम न्यू बजट लाइन में पहुंच गए AB डैश। न्यू बजट लाइन कौन सी हमारी, AB डैश, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी। वही सेम पॉइंट हमने यहाँ उतार दिया, यहाँ पे ले आके, ठीक है। तो ये पॉइंट डी, और यहाँ पर हमारा प्राइस क्या हो गया, P1 बार और X1 बार, क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट E है। अभी ये ग्राफ भूल जाओ, मैंने इसे बना के रख रखा है ताकि आप ध्यान से देख पाओ। बस अभी भूल जाओ इसे कि ये ग्राफ बना हुआ है, बस हम पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो पॉइंट डी हमने उतार लिया। अब प्राइस जो है फर्दर डिक्रीज हुआ, प्राइस जो है वो फर्दर डिक्रीज हुआ, और P1 कैप पर पहुंच गया, और इससे हमारी बजट लाइन फिर रोटेट हो गई और AB डैश से AB डबल डैश पर शिफ्ट हो गई। तो AB डबल डैश पर क्या है, पॉइंट E है, और उस पॉइंट को हमने कहाँ कर लगा दिया, इस यहाँ लगा दिया। प्राइस कम हुआ, ये इंक्रीज हुई, तो अब ये जो पॉइंट है अब हमने इसको मिला दिया और हमारा क्या आ गया, हमारे पास डिमांड कर्व। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिफरेंस कर्व से डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं इस डेरिवेशन को। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी AB, उसमें हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था पॉइंट C हमने लगाया, यहाँ पर उतारा और यहाँ पर उसे कॉपी करा। फिर उसके बाद हमारी प्राइस कम हुआ, P1 डैश से P1 बार हो गया, तो हमारी बजट लाइन रोटेट हुई AB डैश पर, और हमारी कंजम्पशन कहाँ चली गई, पॉइंट D पर, X1 बार पर। यही पॉइंट D हमने वहां उतारा और हमारी कंजम्पशन X1 बार और प्राइस जो है डिक्रीज होकर P1 बार। अब प्राइस फर्दर डिक्रीज हुआ P1 कैप पर। P1 कैप पर जब डिक्रीज हुआ तो बजट लाइन फिर रोटेट हुई AB डबल डैश पर, और पॉइंट हमारा कहाँ चला गया, हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट E पर चला गया, और पॉइंट E हमने उतारा यहाँ पर। पॉइंट E पर हमारी डिमांड है X1 कैप और हमारा प्राइस है P1 कैप।
इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारा आ गया है इससे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। और ये वीडियो अगेन बहुत लंबी जा जाती तो मैंने इसलिए सोचा जो थोड़ा सा पार्ट बचा है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंक्लूड करने वाले हैं, इसको खत्म करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताएं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन लैंड, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सख्त जरूरत है सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू।